नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो आज की इस क्लास में हम लोग आपसे बात करेंगे शांति शिक्षा के पेपर को लेकर के। दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो बना चुका है जिसका लिंक दोस्तों आपको आई बटन पर ऊपर की तरफ दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। आप लोग वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसकी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है मैंने, तो आप लोग वहां से भी सारे वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं प्रश्न उत्तर की। दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि विवेकानंद जी ने शिक्षा का क्या अर्थ सुझाया है। दोस्तों विवेकानंद जी का मानना था कि व्यक्ति समस्त संभावनाओं को जहां पर पूर्णता प्राप्त कर लेता है, जहां पर सभी संभावनाओं की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, दोस्तों उसे विवेकानंद के द्वारा शिक्षा बताया गया। दोस्तों कहा गया कि शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। यहां वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि विवेकानंद जी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए थे। तो विवेकानंद जी ने दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों में आंतरिक पूर्णता, समाज सेवा की धारणा, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, त्याग की भावना, राष्ट्रीय भावना, विश्व बंधुत्व की विकास और मनुष्यत्व का विकास दोस्तों बताया है। अगला प्रश्न यहां पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष 1986 को घोषित किया गया। तनाव कितने प्रकार का होता है। तो तनाव दोस्तों दो प्रकार का होता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। दोस्तों कौन कौन सा, सकारात्मक और नकारात्मक। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि तनाव का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों तनाव की स्थिति में जो हमारे हृदय की गति होती है, रक्तचाप होता है मतलब ब्लड प्रेशर, दोस्तों पाचन की जो शक्ति होती है वो प्रभावित होती है और दोस्तों मांसपेशियों में दोस्तों तनाव महसूस होता है। व्यक्ति नॉर्मल कंडीशंस में भी, सामान्य होने पर भी दोस्तों, सामान्य होने पर भी असामान्य सा नजर आने लगता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जीवन मूल्य संकट के कारण स्पष्ट कीजिए। दोस्तों जीवन मूल्य संकट के कारण दोस्तों क्या हो सकते हैं कि बिना योग्यता एवं परिश्रम के अधिकतम प्राप्ति की इच्छा। देखिए किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि उसमें योग्यता नहीं होती और दोस्तों उसमें परिश्रम करने की भी क्षमता नहीं होती, लेकिन उसकी ज्यादा प्राप्त करने की दोस्तों क्या होती है, इच्छा होती है, तो वो गलत मार्ग पर दोस्तों चला जाता है, जैसे चोरी, डकैती, लुटेरा, ठीक है, ये बन जाता है। दोस्तों भौतिक सुख सुविधा की अतिशय इच्छा। भैया क्या चाहता है जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति दोस्तों वो भौतिक रूप से क्या चाहता है, आराम चाहता है, सुख की इच्छा करता है। दोस्तों अगला है कि समाज के उच्च पदस्थ लोगों का आचरण करने की। दोस्तों जब आप दोस्तों समाज के ऊंचे लोगों का दोस्तों आचरण करने लगते हैं तो भी दोस्तों आपका जो मूल्य संकट है, आपका जो नैतिक जीवन है वो संकट में पड़ सकता है। मूल्य का ज्ञान होना, दोस्तों आपको वैल्यूज का तो ज्ञान है लेकिन दोस्तों वो भावना से संबंधित नहीं है तो भी दोस्तों मूल्य संकट में पड़ जाएंगे। दोस्तों मूल्य की दृष्टि से परिवार के, समाज के, शिक्षण संस्थाओं के प्रतिकूल, दोस्तों अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है मतलब उल्टा है। आप वैल्यूज को जानते हुए भी दोस्तों अपने परिवार के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, अपने शिक्षण संस्थानों के अगर खिलाफ रहते हैं तो भी दोस्तों आपके मूल्यों का दोस्तों जो संकट में जा सकते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, दोस्तों यहां पर आपकी जो भी पाश्चात्य संस्कृति होगी उसका भी प्रभाव दोस्तों लोगों पर पड़ जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि शांति कौशल क्या हो सकते हैं। दोस्तों शांति कौशल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने? शांति कौशल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऑप्शन, शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, शांति शिक्षा में एक सिलेबस टाइप होना चाहिए। दोस्तों शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली, मतलब ये जो है शांति शिक्षा विद्यालय में पढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ कि शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका, दोस्तों जो समूह में रहने वाले जो टीचर्स हैं उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए कि गांधी जी ने शांति स्थापित करने का क्या उपाय बताया था। गांधी जी ने कहा था कि प्रेम के कानून के बिना संसार में सच्ची शांति कभी संभव नहीं है। प्रेम के कानून के बिना, दोस्तों प्रेम के कानून के बिना संसार में सच्ची शांति कभी संभव नहीं है। शस्त्र के बल पर लोगों को चुप रखा जा सकता है। भाई शस्त्र के बल पर लोगों को चुप रखा जा सकता है जब तक सभी के मन में अहिंसा के भाव ना हो। जब तक दोस्तों सभी के मन में अहिंसा के भाव ना हो तो शांति की पुकार भयावह जंगल में अनर्गल पुकार होने जैसी सिद्ध होगी। दोस्तों क्या होगा,
दोस्तों सिद्ध होगी। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं कि सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो सर्वोदयी समाज में सभी सुखी होते हैं, सर्वोदय का रास्ता प्रेम होता है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है, और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं निम्न प्रकार की होती हैं: जन्म से पूर्व की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। दोस्तों व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। दोस्तों जन्म से पूर्व की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बात आती है कि व्यक्तित्व क्या है, कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि व्यक्ति दोस्तों किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। दोस्तों हम व्यक्ति को देख करके बता सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार की एक्टिविटी करेगा, यह हम दोस्तों व्यक्तित्व को देखकर ही जान सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या है। दोस्तों व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या है। तो जैविक या शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और दोस्तों वातावरणीय निर्धारक। दोस्तों सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे होते हैं। जैसे दोस्तों आप और आपके मित्र दोस्तों सहपाठी कहलाएंगे। आप और आपके मित्र दोस्तों क्या कहलाएंगे? सहपाठी, मतलब साथ में पढ़ने वाले। दोस्तों साथ में पढ़ने वाले। दोस्तों आगे है कि सहपाठी समूह की विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों सहपाठी, दोस्तों आप सभी दोस्त अपने एक दूसरे मित्र पर दोस्तों क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। आप क्या करते हैं? अपने साथ में जो पढ़ते होते हैं और आपके जो घनिष्ठ मित्र होते हैं उन पर आप क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और दोस्तों सभी की रुचियां दोस्तों समान होती हैं। सभी की रुचियां समान होती हैं। सभी समान उम्र के होते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होता कि एक 30 साल का, एक 32 साल का, एक 60 साल का बुड्ढा बैठा हुआ है आपके साथ में। सभी सदस्य इकट्ठे रहते हैं। भाई आप में से 4-5 दोस्त इकट्ठे रहते होंगे। जैसे आप श्याम है तो श्याम के साथ हो सकता है सोहन, मोहन और गौरव साथ में रहते हो। ठीक है, मेरे भैया 8 मित्र थे जब मैं बीटीसी कर रहा था, जब मैं बीएड कर रहा था मेरे 7-8 मित्र थे। जब मैं बीटेक कर रहा था मेरे 20-25 मित्र थे। तो भैया इनके साथ रहते थे। भैया क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जहां पर समूह में रहेंगे वही सहपाठी है। सहपाठी के लाभ बताइए भैया। सहपाठी के लाभ क्या होते हैं कि सहपाठी हमको आत्मनिर्भर बनना सिखा देते हैं। क्या करते भैया? सहपाठी हमको आत्मनिर्भर बनना सिखा देते हैं। दूसरी चीज, इनमें दोस्तों मैं की भावना नहीं होती, हम की भावना होती है कि हम सब आएंगे। भाई हमको किसी ने शादी में बुलाया, हमने कहा देखो भैया हम अकेले नहीं आएंगे, मैं अकेला नहीं आऊंगा। आएंगे तो हमारे सातों मित्र आएंगे, सातों आएंगे तो साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, सहयोग की भावना पनपती है। भाई ये हमारा दोस्त जो है बीमार पड़ गया तो हम उसको हॉस्पिटल लेके उठा के पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि भाई हमको पता है कि ये आज ये बीमार पड़ा है, कल हम पड़ सकते तो वो हमको लेके जाएगा। तो सहयोग की भावना पनपती है। दोस्तों सहपाठी समूह में सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो किसी के भी सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत आ जाती है। मतलब किसी के भी सामने क्या कि अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो आप उसके प्रति आवाज उठा सकते हो। सहपाठी दोस्तों सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला को विकसित कर लेते हैं और उसको सीख लेते हैं। दोस्तों समाज में किस प्रकार रहना है उनकी समझ में आ जाता है। दोस्तों व्यक्तित्व और सामाजिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए। दोस्तों व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण प्रमुख होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व और सामाजिक विकास का दोस्तों प्रगाढ़ संबंध है। दोस्तों एक दूसरे पर ये क्या है? इंटरकनेक्टेड है। व्यक्ति समाज में रहता है। व्यक्ति कहाँ रहता है भैया? समाज में रहता है। तो व्यक्तित्व का विकास दोस्तों किस प्रकार होगा? जिस प्रकार के समाज में वह रहता है, जिस प्रकार के लोगों को वह देखता है, दोस्तों जिस प्रकार के गुणों को वह समाज से प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे एक व्यक्ति यदि दोस्तों चोर, लुटेरों और डकैतों के बीच में रहता होगा तो दोस्तों उसके अंदर चोरी के भाव आ जाएंगे। और एक व्यक्ति जो दोस्तों शांति, ऋषि मुनियों के साथ रहता होगा उसके अंदर नैतिक विकास आ जाएंगे, विकास हो जाएगा उसका। तो यहां पर दोस्तों वातावरण की अहम भूमिका दोस्तों व्यक्तित्व को बनाने में होती है, समाज को बनाने में होती है। दोस्तों अगला है कि व्यक्तित्व के गुणों को दोस्तों क्या क्या गुण होते हैं एक व्यक्तित्व में। व्यक्ति की दोस्तों जो अंतर्मुखी हो सकता है, बहिर्मुखी हो सकता है, व्यक्ति के अंदर खुलापन हो सकता है, चैतन्यता हो सकती है, सहमति जन्यता हो सकती है, स्नायु विकृति हो सकती है। दोस्तों ये व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण होते हैं। कौन से? पहला खुलापन, दूसरा चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता, स्नायु विकृति। व्यक्तित्व के ये गुण द्विध्रुवी होते हैं और उनके प्रत्येक ध्रुव के व्यवहार में अंतर दिखाई पड़ता है। दोस्तों अगला कहा गया कि सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए।
सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। दोस्तों सामाजिक बोध क्या होता है? तो दोस्तों यदि मैं बात करता हूं तो सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या से है, विश्लेषण, स्मरण और उपयोग करने से है। किससे भैया? सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण और उपयोग करने से है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आक्रामकता की परिभाषा क्या होगी? दोस्तों सिंपल शब्दों में सुनिए कि आक्रामकता वह शारीरिक और मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, अगला प्रश्न, आक्रामकता के प्रकार बताइए। दोस्तों आक्रामकता के दो विशिष्ट प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आक्रामकता के दो विशिष्ट प्रकार होते हैं। पहला, शारीरिक आक्रामक व्यवहार, दोस्तों शरीर के द्वारा भी आप आक्रामक हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मौखिक रूप से आक्रामक। दोस्तों ऐसा खेल में होता है कि लोग मौखिक रूप से दोस्तों क्या हो जाते हैं, मौखिक रूप से आक्रामक व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, जबकि शारीरिक रूप से दोस्तों जो युद्ध होते हैं, दोस्तों आप युद्ध कह लीजिए या फिर कुश्ती कह लीजिए, जिनमें दोस्तों व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या होता है, हावी हो जाता है। दोस्तों अगला कह सकते हैं नैतिकता का क्षेत्र क्या है? दोस्तों नैतिकता का क्षेत्र दोस्तों व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समाज है। नैतिकता का क्षेत्र क्या है दोस्तों? फिर से देखेंगे कि व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समाज नैतिकता का क्षेत्र है। नैतिकता क्या है दोस्तों? वहां पर क्षेत्र पूछा गया था, यहां पर क्या पूछा गया कि नैतिकता क्या है? तो नीति के अनुसार व्यवहार करना ही दोस्तों नैतिकता कहलाती है। नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो भैया समझ लीजिए, बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलन तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका आदर्श दृष्टिकोण उदार कर बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहा जाता है। भैया समझेंगे यहां पर कि बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण को उदार करने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहा जाता है। नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। नैतिक शिक्षा का विकास और आध्यात्मिक विकास। दोस्तों नैतिक शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, समाज अनुकूल विकास क्या है? दोस्तों समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। दोस्तों समाज अनुकूल क्या है? दोस्तों समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। किससे? समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, उद्दीपन एवं अनुक्रिया किसने दिया है? उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत दोस्तों वाटसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत वाटसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा दोस्तों उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया है। हिंसा से अभिप्राय क्या है? हिंसा को आमतौर पर दोस्तों परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथियों, सहपाठियों नियंत्रित स्थापित करने के लिए दोस्तों क्या एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। दोस्तों हिंसा क्या है दोस्तों? कि किसी भी परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथियों, सहयोगियों को पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया कृत्य। दोस्तों क्या कि भैया मैंने आप पर नियंत्रण पाने के लिए मैंने क्या किया, आपका गेट बंद कर दिया, आपको बाहर नहीं जाने दे रहा हूं, आपको बोलने नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आपका मुंह पर मैंने टेप लगा दिया, तो मैंने आपको क्या किया, नियंत्रित करने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं आपको, इसलिए कहा गया कि घर परिवार, अंतरंग साथियों, सहयोगियों, समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया यत्न, किया गया कृत्य ही हिंसा कहलाती है। हिंसा से दोस्तों क्या क्या हानि होती है? दोस्तों हिंसा से शारीरिक रूप से दोस्तों पीड़ा देने का कार्य करती है, सबसे बड़ी हानि कि व्यक्ति दोस्तों इसमें परेशान हो जाता है। हिंसा मानसिक पीड़ा देने का भी कार्य करती है। हिंसा दोस्तों समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करती है। हिंसा सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना को व्यक्त करती है, कार्य करती है। हिंसा लोगों में आक्रोश, प्रतिशोध की भावना को जागृत करने का भी कार्य करती है। दोस्तों हिंसा के 5 लाभ हमने देख लिए, 5 हानियां हमने देख ली कि हिंसा से दोस्तों शारीरिक, मानसिक, भय का वातावरण, ठीक है, सामाजिक सद्भाव, भाईचारे की भावना, ये सब दोस्तों समाप्त हो जाती है। लोगों में आक्रोश और प्रतिशोध की भावना भी दोस्तों क्या होती है, जागृत हो जाती है। सांस्कृतिक हिंसा
की विकृति से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, सांस्कृतिक हिंसा का विकृति रूप अधिकतर महिलाओं के सम्मान, उनका शारीरिक रूप से उत्पीड़न, महिलाओं को उनके सामाजिक स्तर पर परित्याग और उनको अपंग बनाना, उनकी हत्या और अन्य प्रकार के अपराध है दोस्तों, जो कि सांस्कृतिक हिंसा की विकृति है। दोस्तों, योग शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है? तो योग शास्त्र के प्रणेता दोस्तों पतंजलि को माना जाता है। अष्टायोग में यम का आशय क्या है? तो अष्टायोग में यम का अर्थ दोस्तों चित्त को धर्म में स्थिर करने का साधन है। क्या है दोस्तों? चित्त को धर्म में स्थिर रखने का साधन दोस्तों अष्टांग योग होता है। यम के प्रकार कितने होते हैं? तो यम के 5 प्रकार होते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिहाय। दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। यम के 5 प्रकार होते हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दोस्तों भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ विस्तृत अर्थों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मोटे मोटे तौर पर राजनीतिक दल, नेताओं, मंत्रियों, नौकरशाहों द्वारा धन के बदले किया गया गोलमाल या घालमाल, ऊंचे अधिकारियों द्वारा नियम को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत की गई अनियमितताएं, पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा घूस लेना, पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा कानून तोड़ना, दोस्तों यही सब भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। चित्त लाभ का अर्थ दोस्तों भ्रष्ट साधनों द्वारा नियमों को तोड़कर लाभ उठाना ही है। दोस्तों चित्त लाभ का अर्थ क्या है? भ्रष्ट साधनों द्वारा मतलब नियमों को तोड़कर दोस्तों, बने हुए नियमों को तोड़कर लाभ प्राप्त करना, गलत तरीके से दोस्तों लाभ प्राप्त उठाने की प्रक्रिया भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है, चित्त लाभ के अंतर्गत आती है। साथियों चलेंगे अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि नियम के प्रकार बताइए। तो नियम के दोस्तों नियम निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणदान। दोस्तों क्या होगा? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणदान। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को आप लाइक कीजिए दोस्तों, इसे आप शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि पहली बार हमारे चैनल पर है। फटाफट से दोस्तों लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद सभी को, बाय 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 बाय।